यू ऑल आर वेलकम टू लीडर्स एकेडमी। आज की हमारी क्लास है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर इज also one of the second founding fathers of sociology। यानी अगस्त काम्ट, उनके बाद कार्ल मार्क्स और उनके बाद हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर का बहुत बड़ा रोल रहा है हिस्ट्री के अंदर, especially with regard to development of sociology as a discipline. So we start our class now, and the first thing we are going to discuss is his life. His life is very interesting। इनके जो फादर हैं, they are Spencer's father is William George Spencer, was a schoolmaster actually, and the same thing is given to him as an inheritance, and Herbert Spencer himself for a few days becomes school teacher। तो हर्बर्ट स्पेंसर जो है वो ही वॉज बॉर्न अप्रैल 27 1820 डेयरबी शायर इंग्लैंड के अंदर ये पैदा हुए हैं, और ये जो डाइड हुए हैं दिसंबर 8 1903 ब्रैटन ससेक्स यानी इंग्लैंड के अंदर ही ये पैदा हुए हैं और इंग्लैंड में ही इनका इंतकाल हुआ है। तो he was for a few months a school teacher, and from 1837 to 1841 a railway सिविल इंजीनियर, यानी ये रेलवे सिविल इंजीनियर में भी इन्होंने सर्विस की है। स्कूल मास्टर की पोजीशन में भी इन्होंने सर्विस की है। And the most important portfolio Spencer occupies in 1848, that is the सब एडिटर। ये सब एडिटर बने हैं। द इकोनॉमिस्ट एक ऐसा समझ लें कि उस वक्त की बहुत बड़ी जो है अखबार है, उनके अंदर सब एडिटर की पोजीशन आई है। वहाँ इन्होंने खुल के जो है काफ़ी कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा टिक नहीं सके और फिर उनको फाइनली ये पोजीशन भी छोड़नी पड़ी, क्योंकि एक बागी किस्म के इंसान थे ये, और बिल्कुल जो लिखते थे वो खुल के रियासत के अगेंस्ट भी लिख देते थे। ही रोट बुक्स प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, साइकोलॉजी, मोरालिटी एंड सोशोलॉजी। इनका जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है कि इन्होंने प्रिंसिपल्स लिखे हैं। देखिए जी, किसी भी सब्जेक्ट के प्रिंसिपल्स लिखना बहुत मुश्किल होता है, एंड when you are talking about the principle of something, it means you are going to discuss के what that particular subject will talk about। तो इन्होंने पूरी सोशोलॉजी की एक बाउंड्री बना ली कि सोशोलॉजी किस तरह काम करेगी, और सोशोलॉजी जो है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो डिसिप्लिन किस तरह एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने जो मेन चीज़ है किसी सब्जेक्ट की, दैट इज़ एक्चुअली द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी भी इन्होंने लिखे हैं, बायोलॉजी भी लिखे हैं, साइकोलॉजी भी लिखे हैं, मोरलिटी भी लिखे हैं। अच्छा, इनका जो सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसको हमने समझना ये है कि इन्होंने जो पीएचडी की है उसकी जो थीसिस थी इनकी, वो थी सोशल डार्विनिज्म। यानी डार्विनिज्म से हम पहले भी वाकिफ़ हैं कि डार्विनिज्म इज़ टॉकिंग अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गन। तो डार्विनिज्म जो है वो नेचुरलिज्म है, उसमें बताया जाता है कि एक ऑर्गन किस तरह सिंपल ऑर्गन यूनिसेलुलर ऑर्गन से किस तरह इवोल्व होकर कम्प्लेक्स ऑर्गन तक बना है। तो उन्होंने सेम डार्विनिज्म को अप्लाई किया है सोसाइटी के अंदर। हम डिस्कस करेंगे इसके हवाले से डिटेल में, लेकिन दैट इज़ हिज लाइफ स्पेन जो इसका गुज़रा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है स्कूल टीचर भी रहे हैं, सिविल इंजीनियर भी रहे हैं, सब एडिटर भी रहे हैं इकोनॉमिस्ट के अंदर, और जो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी जो है दैट इज़। और इनकी जो डॉक्ट्राइन है, जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की, वो सोशल डार्विनिज्म से शुरू होती है।
तो इनके जो फेमस कंसेप्ट हैं वो 3 से 4 हैं जो बड़े बहुत ज़्यादा मुस्तिन है, जिनको समझने से आपको हर्बर्ट स्पेंसर बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले कि ही इज़ एडवोकेट ऑफ थियरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी जो इर्तिका हो रही है इंसान की, इंसान जैसे अक्सर हम कहते हैं कि भाई इंसान जो है एक सबसे पहले यूनिसेलुलर था, एक ऐसा समझ ले पेरेमिशम से लाइफ शुरू हुई है और आज इंसान इतना कम्प्लेक्स किस्म का इवोल्ड नज़र आ रहा है हमें। तो ही बिलीव्स इन दिस पर्टिकुलर नेचुरलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। What actually Darwin was trying to say, he was inspired of it, and he advocates the same principles of evolution of human history or in human society. He applies the same thing in a human society. तो एवोल्यूशन के ये एडवोकेट हैं और साथ ही साथ में इंडिविजुअलिज्म के भी एडवोकेट हैं। रिमेंबर, कभी कभी ये डिबेट होता है सोशोलॉजी के अंदर के वेदर इट्स अ सोसाइटी दैट डेवलप्स इंडिविजुअल और इट्स इंडिविजुअल दैट डेवलप सोसाइटी। तो ही इज सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअलिज्म, यानी टू हिम इट इज़ एक्चुअली इंडिविजुअल हु मेक्स सोसाइटी। सोसाइटी इंडिविजुअल के सिवा कुछ भी नहीं है। सो कीपिंग दिस थिंग इन द माइंड, he advocates the excessive individualism sometime। समटाइम ये कहता है कि जी देखो, इस तरह के रूल ना बनाओ जिसमें सेपरेशन हो, इंडिविजुअल को फ्रीडम देनी चाहिए और होनी चाहिए। ही एडवोकेट्स दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यानी इफ़ यू रिमेंबर, जो एडम स्मिथ की थियरी थी लेसिस फेरे, ही इज़ ओके विद दैट। he says there must be individualism, individual freedom is priority to him rather than social laws and moralities freedom। तो हम कभी कभी ये कहते हैं कि सोशल लॉस को, सोशल मोरालिटी को अपलिफ्ट करने के लिए इंडिविजुअल के राइट्स को सप्रेस करते हैं। To him, this is not good thing. To him, it would be finest if laws are suppressed in order to preserve the individual's freedom. So he is supporter of individualism and evolution. He believes in these both things. He advocates these both philosophies. And of course, when he got birth at that time, these two philosophies were very dominant. Resultantly, he is okay with the prevailing circumstances of his time, and he advocates these both principles. He advocates that preeminence of individual over society, यानी ये कह रहा है कि जो सोसाइटी है बुनियादी तौर पे उसको जो संभालने वाला है, मेंटेन करने वाला है, वो एक इंडिविजुअल है। सो इंडिविजुअल मस्ट नॉट बी सप्रेस और एक्सप्लॉइटेड in order to preserve the rules. Rules must be broken down in order to preserve the individual freedom. This is what he sees things likewise. So he gives, as mentioned above, that this one, he is advocate of evolution or Darwinism. So he supports the principle of survival of fittest। यानी ये कह रहा है कि अगर एक इंडिविजुअल है, अगर वो अपने आप को अपडेट नहीं करता है जिस तरह नेचर के अंदर था, जैसे डायनासोर सरवाइव नहीं कर सकी, आज डायनासोर हमारे पास नहीं है, इस तरह बहुत सारी स्पीशी हैं। ख़ास करके इन टुडेज टाइम इफ़ यू सी वाइट बियर और पोलर बियर, यू वुड फाइंड कि उसकी जान जो है ख़तरे में है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग। तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल चैलेंज आए हैं अब पोलर बियर को, अब उसको सरवाइव करना पड़ेगा, अपने आप को फिट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस। यानी जो जिराफ है, जिराफ जो है हमें बहुत ज़्यादा उसका नेक जो है लंबा नज़र आता है। वो उसने इवोल्व किया है अपना नेक, ताकि वो ऊपर से दरख्त को खा सके, क्योंकि दरख्त का जो है कद, हाइट बड़ी थी, तो इसलिए जिराफ को अपनी हाइट बड़ी करनी पड़ी। दिस इज़ कॉल्ड द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी उसने अपने आप को फिट किया और आज वो दरख्त तक मार्च कर सकता है, पहुंच सकता है, रीच कर सकता है, खा सकता है। that particular survival principle is very necessary, or in other words, organ or individual or any species is to make oneself or itself fit
टू रीच पर्टिकुलर थिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव, अदरवाइज सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो ही इज टॉकिंग द सेम थिंग कि इंडिविजुअल अगर सोसाइटी के अंदर रह रहा है तो उसको अपने आप को फिट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जॉब लेनी है तो जॉब के लिए आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा क्योंकि वक्त की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप जो है वो ज़ाहिरी बात है वो पीछे रह जाएंगे। सो ही टॉक्स अबाउट द फिटनेस, यानी ही टॉक्स के इंडिविजुअल से लेके स्पीशीज से लेके हर जानदार चीज़ जो है अपने आप को वक्त के हिसाब से अपडेट करे और वक्त के हिसाब से अपने आप को फिट करे, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ऐसे ही जैसे डायनासोर नहीं कर सका, ऐसे ही जैसे पोलर बियर को आज डेंजर है। तो इन ऑर्डर टू बी फिट इन सोसाइटी यू आर टू मेक योर सेल्फ fit according to the demands of the time. What he talks is very essential for human survival. So Spencer advocates individualism. He believes in a principle of evolution. Thus, he advocates the principle of survival of fittest इन सोसाइटी, अ ट्रम दैट स्पेंसर इंट्रोड्यूस, ये ट्रम स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया था, बट वी हैव विटनेस दिस ट्रम इन डार्विनियन फिलासफी। So the main thing that Spencer is trying to say is social statics, यानी ये कह रहा है कि समाज जो है वो तब्दील होता रहता है, उसके अंदर एवोल्यूशन होती रही। आज यानी अगर आप हिस्ट्री में देखें, हिस्ट्री में सोसाइटी बड़ी सिंपल रही है, उसके बाद सोसाइटी सिंपल मतलब लोग उठते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, गारों में रहते थे। लेकिन आज जो इंसान है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में रहता है, आज कम्प्लेक्स सोसाइटी है। आज सिर्फ खाना पीना नहीं है बल्कि आपको लाइट भी चाहिए, आपको मोबाइल भी चाहिए। नाउ लाइफ हैज़ बिकम वेरी कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। तो दिस लाइफ इज एक्चुअली इवॉल्विंग हिस्टोरिकली। आज तक जो तारीख से लेके आज तक जो आप चीज़ें देखेंगे कि चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। तो ही बिलीव्स इन सोशल स्टैटिक्स। तो he believes society is moving ahead, it is evolving, but from simple to complex, like organ of a human being. So he is advocates of evolution and individualism. He is advocates of survival of fittest. He believes in evolution of a thing. He also has developed his organismic analogy. His organismic analogy simple means के सोसाइटी जो है वो एक ऑर्गन है, सोसाइटी एक इंडिविजुअल है। जिस तरह इंडिविजुअल के एक ऑर्गन का सिस्टम है, इस तरह सोसाइटी का एक सिस्टम है ऑर्गन्स का, वो उसके थ्रू काम करती है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह ह्यूमन के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है, किडनीज है, लिवर है, हार्ट है, वो सारे डिफरेंटली कोई ना कोई काम करते हैं। और वो डिफरेंटली जो काम करते हैं उसमें एज अ होल ह्यूमन की वेलफेयर होती है। एज अ होल ह्यूमन जो है वो फिक्स होता है, फिट होता है। यानी टू हिम जितने भी सोसाइटी के आर्गन से सारे मिला के रियासत को फिट करते हैं, यानी स्टेट को फिट करते हैं। सो ही गिव्स ऑर्गेनिस्मिक एनालॉजी, यानी इन बोथ ही फाउंड रेगुलेटरी सिस्टम, यानी इंसान के जिस्म के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है और सोसाइटी के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। इन बोथ ही फाउंड अ रेगुलेटरी सिस्टम जो उनको चलाती है, उनके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन द वन, द गवर्नमेंट इन द अदर। अगर इंसान को चलाने वाली जो चीज़ है वो CNS, सेंट्रल नर्वस, आपका दिमाग है, आपका जहन है। इस तरह रियासत को चलाने वाली जो चीज़ है वो गवर्नमेंट है। यानी ही डेवलप्स इन एनालॉजी बिटवीन सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग, and that is called his organismic analogy. So he believes that the state works in the same principle as individual's life works. So he gives this concept कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इंसान के अंदर, इंसान का दिमाग सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो उसको चलाता है। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो समाज को चलाती है, रियासत को। इसी तरह अ सस्टेनिंग सिस्टम, एलिमिनेशन एंड इन वन केस एंड इंडस्ट्री इन अदर। इसी तरह इंसान के अंदर जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, एक केनाल सिस्टम जो है, वो आप जो कुछ खाते हैं उसमें प्रॉपरली हाजमा होता है, वो चीज़ें जो है
प्रॉपरली एलोकेट होती हैं और वो बॉडी आपके बॉडी के हर पार्ट में न्यूट्रिशन जाती है, तो ये सस्टेनिंग सिस्टम है आपके अंदर मौजूद है। ये कह रहा है बिल्कुल इसी तरह समाज के अंदर इंडस्ट्री मौजूद है। इंडस्ट्री बिल्कुल इसी तरह समाज को सस्टेन करती है, सोसाइटी एज अ होल रियासत को सस्टेन करती है, उसको चलाती है, उसको कंटिन्यू करती है, उसको लाइफ देती है, इसका लाइफ ब्लड है। बिल्कुल इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जो वेन्स का है, वेन्स आर्टरीज, वो सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इंसान के ऑर्गन के अंदर। वो कह रहा है बिल्कुल इसी तरह इंसान के समाज के अंदर भी रोड्स, टेलीग्राफ्स, मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम भी है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सोसाइटी के अंदर भी मौजूद है टेलीग्राफ और रोड्स की शक्ल में। बिल्कुल इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमल है इंसान के जिस्म के अंदर, इसी तरह इंसान के समाज के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। The great difference between an animal and social organism, he said, is that whereas in the farmer there is a one consciousness related to the whole. ये पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है, इनको समझना है। द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड सोशल सिस्टम is, he said, is that whereas in the farmer there is one consciousness, जो social organism है, जो सोसाइटी के हवाले से बात है, उनमें उसमें वन कॉन्शियसनेस है। द लेटर कॉन्शियसनेस, यानी जो एनिमल का सिस्टम है उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस है, और जो सोशल ऑर्गेनिज्म है, जो हमारे अंदर जिस्म के अंदर जो है conscious in each member only, society exists for the benefit of its member and not for the। तो इसको सिंपल इस तरह कर सकते हैं कि देखें जी, हमारे हर ऑर्गन के अंदर भी एक किस्म की कॉन्शियसनेस मौजूद है, और हमारे हर ऑर्गन के अंदर जो कॉन्शियसनेस मौजूद है, जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, वो कुल मिला के जो है हमारे पूरे जिस्म और पूरी बॉडी और पूरी शख्सियत को कंट्रोल करती है। बिल्कुल इसी तरह ये कह रहे हैं कि जी समाज के अंदर भी इसी तरह ही है कि एक अक्ल मौजूद है, यानी रियासत जो है उस रियासत का अक्ल जो है पार्लियामेंट के अंदर होता है, ये आप समझ लें। और वो पार्लियामेंट जो होती है वो एक जगह पे बैठती है, एक मखसूस जगह पे है। तो जो गवर्नेंस है, आप ऐसा समझ लीजिए, तो गवर्नमेंट है जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो बुनियादी तौर पे रियासत का अकुल है, वो कॉन्शियसनेस है, तो वो उसको कंट्रोल करती है। लेकिन हमारे पास जो है दिमाग के अंदर अलग कॉन्शियसनेस है, किडनी के अंदर अलग कॉन्शियसनेस है, हर जिस्म के अंदर अलग कॉन्शियसनेस है। रियासत के अंदर एक ही जगह पे कॉन्शियसनेस है, दैट इज़ द गवर्नमेंट। लेकिन ह्यूमन के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो जितने भी ऑर्गन्स है उनकी अलग अलग कॉन्शियसनेस है। दैट इज़ द डिफरेंस। ओवरऑल फंक्शन इज सेम, फंक्शन इज सेम, यानी जो गवर्नमेंट अमल करेगी उससे सारे समाज के जितने भी लोग हैं, फर्द उसके अंदर रहते हैं, उन पे उसका असर होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारे अगर हार्ट सही काम नहीं करेगा, कर रहा, या डैमेज है, या उसमें अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम इसी तरह पूरे जिस्म के अंदर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। किडनीज को प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी आपका पूरा ऑर्गन जो है वो नॉन सिस्टमेटिक हो जाएगा अगर किसी एक ऑर्गन के अंदर प्रॉब्लम है। तो हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस मेकिंग है हमारे कॉन्शियसनेस के अंदर। लेकिन इतनी जो कंक्रीटनेस कह दें आप, वो इतनी सोशल कॉन्शियसनेस, सोसाइटी का अकुल जो है वो इतना कंक्रीट नहीं है, वो डिस्क्रीट अकुल है। लेकिन हमारा जो अकल है वो कंक्रीट है। तो एक डिफरेंस है। खैर डिफरेंस इज नॉट हियर समथिंग टू बी elongated more. The important point is he gives his organismic analogy, जिससे ये साबित करना चाह रहा था कि जिस तरह इंसान का ऑर्गन एवोल्व होता है, फंक्शन करता है, इस तरह सोसाइटी के अंदर उसके जो ऑर्गन्स हैं, इंडस्ट्री एक ऑर्गन है, गवर्नमेंट एक ऑर्गन है, इस तरह बिल्कुल टेली कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ ये एक ऑर्गन है। तो इस तरह उसके जो ऑर्गन्स हैं वो सारे मिलके जो हैं काम करते हैं सोसाइटी की फलाह के लिए, इस तरह जिस तरह ह्यूमन के ऑर्गन काम करते हैं ह्यूमन की